माँ के जादुई सोने के कड़े। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर नामक गांव में नंदिनी अपनी बहन सुनैना के साथ रहती थी। दोनों बहनें अनाथ होने के कारण किसी तरह अपनी जिंदगी चला रही होती है। नंदिनी बड़ी होती है और उसकी छोटी बहन सुनैना होती है। दोनों ही बहुत समझदार होते हैं। वो लहंगा बनाना जानती थी और वो तरह तरह के स्टाइलिश लहंगे बनाकर मार्केट में बेचा करती थी और इस तरह लहंगे बेचकर किसी तरह अपने घर का गुजारा कर रही होती है। लेकिन छोटी होने के कारण नंदिनी के दिमाग में जितने डिजाइनर लहंगे आते थे वो बनाकर बेच चुकी थी। उसके बाद नंदिनी के बनाए हुए लहंगे मार्केट में बिकना बंद हो जाते हैं क्योंकि सभी के पास ज्यादातर नंदिनी के बनाए हुए डिजाइनर लहंगे रखे होते हैं और सभी उन लहंगों से बोर हो जाते हैं। मार्केट में लहंगे ना बिकने के कारण नंदिनी और उसकी छोटी बहन बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। ये क्या हो गया छोटी, अब हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे और अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? हाँ दीदी, अगर आज हमारी बिक्री नहीं हुई तो हम खाना कैसे खाएंगे? घर में राशन भी खत्म हो चुका है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे दीदी? दोनों बहनें परेशान होकर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी कुछ ग्राहक आते हैं और थोक में नंदिनी की दुकान से लहंगे खरीद कर ले जाते हैं। ये सब देखकर नंदिनी और उसकी छोटी बहन बहुत खुश होती हैं। अरे वाह छोटी, हमारे बनाए हुए सारे लहंगे बिक गए और अब हमारे पास पैसे भी हो गए। अब मुझे लगता है हमें घर का राशन खरीद लेना चाहिए और कुछ पैसे बचा कर रख लेने चाहिए। फिर हम कई स्टाइलिश लहंगे बनाएंगे जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बनाए हुए लहंगे पुराने हो गए हैं और ग्राहक इन लहंगों को पसंद नहीं करते। इसलिए अब हमें ट्रेंड के हिसाब से लहंगे बनाने होंगे। नंदिनी अपनी छोटी बहन से इतना कहकर हंसी खुशी अपनी छोटी बहन के साथ घर जा रही होती है और तभी रास्ते में एक दुकान पर रुककर घर का राशन ले लेती है और कुछ सब्जियां लेकर घर की तरफ चलने लगती है। ऐसे ही दोनों घर पहुंचकर खाना खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन नंदिनी के पास बचे हुए पैसे होते हैं। नंदिनी उन पैसों से सुंदर सुंदर कपड़ा, लटकन आदि सामान खरीद लेती है और फिर नंदिनी उस सामान से सुंदर सुंदर डिजाइनर और स्टाइलिश लहंगा बनाती है जो मार्केट में चल रहे ट्रेंड के हिसाब के होते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर नंदिनी अपने बहुत सारे बनाए हुए नए नए स्टाइलिश लहंगा लेकर मार्केट में उन्हें बेचने जाती है। लहंगे ले लो लहंगे, स्टाइलिश लहंगे, एक बार लोगे तो बार बार आओगे और नंदिनी का नाम हर बार पुकारोगे। लहंगे ले लो लहंगे। नंदिनी अपनी छोटी बहन के साथ लहंगे जोर जोर आवाज लगाकर बेच रही होती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाने के बाद नंदिनी के केवल 5 लहंगे बिकते हैं, जिसे देख नंदिनी ज्यादा खुश नहीं होती। मुझे तो लगा था कि लहंगे बहुत ही जोरों शोरों से बिकेंगे, लेकिन आज तो केवल 5 ही लहंगे बिके हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो। हमारे लिए जो किस्मत में लिखा होगा वो हमें जरूर मिलेगा, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर ले। हमारी किस्मत में लिखा हमसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर ये तो कुछ पैसों की बातें हैं। नंदिनी और सुनैना की हिम्मत देख रही पास में खड़ी गीता नाम की लड़की, जिसकी खुद की लहंगे की दुकान होती है, वो उनसे बहुत जलती है और कुछ न कुछ करके उन्हें अपने से पीछे करना चाहती थी और कैसे भी करके उनका नुकसान करना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। नंदिनी और नंदिनी की बहन रोजाना इसी तरह मेहनत करके अपने लहंगे लेकर आती और मार्केट में बेचती। कुछ दिनों बाद नंदिनी और उसकी बहन खूब लहंगे बेचती है, जिसे देख रही गीता मन ही मन बहुत जलने लगती है। फिर एक दिन गीता के मन में खिचड़ी पकती है। बहुत बिक्री कर रही हैं दोनों बहनें, पूरा पूरा दिन खड़ी ही रहती हैं। क्यों ना मैं इनका काम थोड़ा आसान कर दूं और इन्हें आराम दे दूं। वैसे भी बहुत थक गए होंगे, कई दिनों से इन्हीं का माल बिक रहा है और मैं तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती हूँ। अब बैठने की बारी मैं इनकी कर देती हूँ। गीता मन ही मन इतनी जल जाती है कि उनका नुकसान करने तक की सोच लेती है
और फिर एक दिन अपने लहंगे बनाने का सामान खरीदने के लिए नंदिनी और उसकी छोटी बहन मार्केट जा रहे होते हैं और उनका पीछा कर रही गीता उनके घर को देख लेती है और फिर उनके जाते ही उनके घर में घुस जाती है। अच्छा, तो इनका घर ये है जिसमें ये रात दिन मेहनत करके लहंगे बनाकर तैयार करती है। क्यों ना मैं इनका घर ही जला दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और अब वक्त आ गया है कि मैं इन्हें आराम करने का भी मौका दूं। दोनों बहनों के जाते ही गीता एक सुनहरा मौका देखकर उनके घर में घुस जाती है और वहां पर ढेर सारे स्टाइलिश लहंगे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और सभी लहंगों पर तेल छिड़क देती है और सभी में एक एक करके आग लगा देती है। धीरे धीरे आग बढ़ते बढ़ते पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलकर राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें लहंगे बनाने का सारा सामान खरीद लेती है और इस बार वो बहुत महंगे महंगे लटकन कपड़े आदि खरीदते हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। वो दोनों हंसी खुशी घर की तरफ लौट रही होती है। घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनका घर जलकर पूरा राख हो चुका है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया? हम तो अभी मार्केट गए थे और अभी इतनी ही देर में किसने हमारे घर में आग लगा दी? और किसने ये किया होगा? हमारे घर पर इतने सारे स्टाइलिश लहंगे रखे थे, मेरा कितना सारा नुकसान हो गया। अब ये नुकसान मैं कैसे पूरा करूंगी? कैसे मैं अपना घर खर्च चलाऊंगी? कैसे हम दोनों बहनें गुजारा करेंगे? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। नंदिनी ये सब बोलकर जोर जोर से रो रही होती है और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन का रो रो कर भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये सब देख रही स्वर्ग से उनकी माँ नीचे आती है और कहती है, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत मेहनत करी है और बहुत समय से तुमने यही काम करके अपना घर चलाया है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, अकेले ही अपने दम पर सब कुछ किया है। अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आई हूँ और अब तुम देखो मेरे हाथ का कमाल। माँ, आप स्वर्ग से नीचे आई हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ, और आप अपने हाथ का कौन सा कमाल दिखाओगी? माँ, क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा क्या? पहले की तरह ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं जरूर कह सकती हूँ। ये लो मेरे जादुई सोने के कड़े जो मुझे तुम्हारी नानी माँ ने दिए थे, इन्हें अपने हाथों में पहन लो। एक तुम पहन लो बेटा नंदिनी और एक तुम पहन लो बेटा सुनैना। अपनी माँ की बातों को सुनकर दोनों बहनें अपने अपने हाथ में कड़े पहन लेती है। तुम इन जादुई सोने के कड़े से जो भी मांगोगे वो ये पूरा कर देंगी और तुम चाहो तो इन्हीं कड़े से अपने लहंगों की दुकान भी खोल सकती हो, जहाँ तुम्हें एक भी लहंगा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे लहंगे ये जादुई सोने के कड़े तुम्हें देंगे और सुनैना के हाथ में पहना हुआ कड़ा तुम्हारी हर खाने की चीज़ को पूरा करेगा और तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो तुम इस कड़े से मांग सकती हो। तुम्हें अब किसी से भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस राज के बारे में तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत है। इतना कहकर उन दोनों की माँ वापस स्वर्ग में चली जाती है और दोनों बहनें अपनी माँ से आशीर्वाद ले लेती है और फिर अपना काम फिर से शुरू करते हैं। दोनों बहनें जादुई सोने के कड़े से कहती है, हे जादुई सोने के कड़े, हमारे खुद के लहंगे की दुकान खोल दो और उसमें ढेर सारे स्टाइलिश और डिजाइनर लहंगे रख दो। नंदिनी के इतना कहते ही जादुई सोने के कड़े से ढेर सारे लहंगे आ जाते हैं और एक बड़ी सी सुंदर सी लहंगे की दुकान भी खुल जाती है। और ये सब देखकर दोनों बहनें चकित रह जाती है और मन ही मन बहुत खुश भी होती है। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बहनें जादुई सोने के कड़े की मदद लेकर अपने नए नए लहंगों से दुकान को सजाते हैं और ग्राहक उनके लहंगे देखकर भागे भागे आते हैं। ये सब देख रही गीता मन ही मन जलकर भस्म हो जाती है और समझ जाती है कि वो उन दोनों बहनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
क्योंकि वो दोनों बहनें बहुत मेहनती और समझदार हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दोनों बहनें बहुत खुश होती है और अपनी मेहनत और लगन के साथ अपना काम कर रही होती है और धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाती है। और अमीर बनने के बाद ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोलते हैं, जहां गांव के सभी लोग, मजदूर आदि वहां से खाना खाते हैं, क्योंकि वो खाना सभी के लिए एक अच्छे रेट पर मिलता है और सभी की जेब के हिसाब से, और रेस्टोरेंट बहुत लाभदायक होता है। इस तरह दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती है। जादुई गाउन का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अनीता अपनी बेटी दिव्या के साथ रहा करती थी। पिछले साल ही दिव्या के पिता की एक लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो दिव्या का परिवार हमेशा से ही एक खुशहाल परिवार रहा, लेकिन जब से दिव्या के पिता बीमार हुए तब से उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया और साथ ही उनकी बीमारी में जोड़ा हुआ सारा रुपया पैसा लग गया, जिसकी वजह से उनका परिवार बहुत गरीब हो गया था। और अब तो दिव्या के पिता की मृत्यु के बाद से उनके परिवार पर परेशानियों का मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। लेकिन दिव्या की मां ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू कर दी और अपना और अपनी बेटी दिव्या का खर्चा चलाने लगी। दिव्या घर के पास के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। उनके गांव में केवल एक ही स्कूल था, इसलिए गांव में रहने वाले सभी छोटे बड़े परिवारों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। उसी स्कूल में गांव के जमींदार की बेटी सलोनी भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब उसका जन्मदिन होता है तो वो स्कूल में एक बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर आती है, जिसे देखकर दिव्या का भी मन करता है कि काश वो भी इतना सुंदर गाउन कभी अपने जन्मदिन पर पहन पाती। घर जाकर दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है आज सलोनी का जन्मदिन था, इसलिए वो स्कूल में एक सुंदर सा गाउन पहनकर आई थी। उसका गाउन इतना सुंदर था कि मेरी नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी और मेरा मन कर रहा था कि काश मेरे पास भी इतना सुंदर गाउन होता तो मैं भी उसे परसों अपने जन्मदिन पर पहनकर स्कूल जाती और अपना जन्मदिन मनाती। बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि वो गांव के जमींदार की बेटी है। उसके पास तो ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे गाउन होंगे, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि हम ना तो उनके जितने अमीर हैं और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनके जैसे बड़े बड़े शौक कर सके। लेकिन माँ, क्या आप मेरे लिए एक भी गाउन नहीं खरीद सकती? क्या इस बार भी मुझे अपना जन्मदिन अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में मनाना पड़ेगा? प्लीज ना माँ, आप मेरे लिए एक गाउन ला दीजिए ताकि मैं भी उसे पहनकर स्कूल में अपना जन्मदिन मना सकूं। बेटी, इंसान को हमेशा अपने खर्चों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की देखा देखी हम अपनी जरूरत और हैसियत से ज्यादा खर्चा करेंगे तो आगे चलकर हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब तुम जिद मत करो और खाना खाकर आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है। अपनी माँ अनीता की बात सुनकर दिव्या बड़े ही दुखी मन से खाना खाकर सो जाती है। लेकिन अनीता को दिव्या का दिल दुखाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन बैठकर सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए कि मुझे अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने में भी सोचना पड़ रहा है। काश कि दिव्या के पिता जिंदा होते तो कम से कम उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही दिया करते, लेकिन वो भी नहीं रहे और मैं भी बस इतना ही कमा पाती हूँ कि हमारा खाना का खर्चा निकल सके। ये सब सोचते सोचते अनीता की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह दिव्या को स्कूल भेजकर अनीता जब काम पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे नए कपड़े आए हुए थे, जिनको सही तरीके से दुकान में सजाना था। अनीता उन कपड़ों को एक एक करके सही तरीके से तय लगाकर दुकान में सजाने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के सुंदर से गाउन पर पड़ती है। उस गाउन को देखती ही उसे अपनी बेटी दिव्या की बात याद आ जाती है और वो कुछ सोचकर दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहती है,
मालिक, ये जो लाल रंग का गाउन है, इसकी कीमत कितनी है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि जैसे कि तुम्हें ये गाउन खरीदना हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी कई महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। इसको खरीदने की हैसियत सबकी नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप कपड़े तरीके से तह लगाकर रखना शुरू करो और इसे खरीदने का ख्याल भी मन से निकाल दो। मालिक, दरअसल मेरी बेटी दिव्या का जन्मदिन आने वाला है। वो चाहती है कि वो एक सुंदर सा गाउन पहनकर अपने स्कूल जाए। बस इसलिए मैं आपसे इस गाउन की कीमत पूछ रही थी। अच्छा मालिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे ये गाउन दे दे और धीरे धीरे करके मेरी सैलरी में से इसके पैसे काटते रहें? देखो अनीता, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मुझे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। तुम्हें इस गाउन को देने से फायदा तो दूर की बात, उल्टा मेरा ही नुकसान हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ कोई खैरात तो नहीं खोल रखी कि मैं अपनी दुकान के कपड़े फ्री में गरीबों को लुटाता रहूं। इसलिए जाकर चुपचाप अपना काम करो और आइंदा से कभी मुझसे ये बात मत कहना। दुकानदार की बात सुनकर अनीता चुपचाप बेमन से दुकान का काम करने लगती है और अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन तक नहीं खरीद पा रही। शाम होने के बाद जब उसकी छुट्टी हो जाती है तो वो बड़े दुखी मन से अपने घर की ओर चल देती है और चलते चलते वो मन ही मन सोच रही होती है, कल दिव्या का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास उसके लिए गाउन खरीदने के पैसे नहीं हैं और दुकान के मालिक ने भी मुझे उधार पर गाउन देने के लिए मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है और कल जब मैंने उसे समझाया तो बेशक वो थोड़ी उदास हुई, पर वो बिल्कुल भी जिद नहीं करेगी कि मैं उसे गाउन लाकर ही दूं। लेकिन अपनी बेटी को ऐसे मन मारता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी कैसे भी करके उसकी इच्छा पूरी कर दूं, मगर मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनीता ये सब सोचते सोचते रास्ते में चल रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अगर तुरंत उसका इलाज ना किया गया तो वो कुछ ही देर में मर भी सकती है। उस जख्मी बिल्ली को देखकर अनीता के मन में दया आ जाती है और वो उसे जमीन से उठाकर एक साफ सुथरी जगह पर लेटा देती है। फिर वो भागकर नदी के पास जाती है और वहाँ से थोड़ा सा पानी लाकर उस बिल्ली को पिलाती है और उसकी चोट को साफ करके उन पर कुछ देसी जड़ी बूटियों का लेप कर देती है। फिर अनीता कुछ देर के लिए वहीं बैठी रहती है ताकि कोई और जानवर उस बिल्ली को आकर ना खा जाए और उसके ऊपर अपनी साड़ी के पल्ले से भी हवा करती रहती है ताकि जल्दी से जल्दी वो बिल्ली होश में आ जाए और ठीक होकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए। पानी पीने और लेप लग जाने के कारण बिल्ली जल्द ही ठीक होने लगती है और जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत परी में बदल जाती है और अनीता से कहती है, मैं एक परी हूँ, लेकिन एक घमंडी जादूगर ने मुझे बिल्ली बना दिया था। उसके बाद एक कुत्ते ने मुझे लड़ाई में जख्मी कर दिया, जिसके बाद से मैं यहीं जख्मी होकर पड़ी हुई थी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो शायद कुछ ही देर में मेरी मृत्यु हो जाती। आज तुमने मुझे बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जीवन भर तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी वो इच्छा मैं उपहार स्वरूप पूरी कर दूंगी। पहले तो अनीता अपनी इच्छा परी को बताने में बहुत संकोच करती है, लेकिन अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो परी से कहती है, परी रानी, मैं अपने लिए तो आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती, लेकिन कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझसे एक गाउन लाने के लिए कहा था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए गाउन खरीद पाऊँ, इसलिए खाली हाथ घर जा रही हूँ। अगर आप सच में मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहती हैं, तो आप मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा गाउन दे दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अनीता की इच्छा सुनने के बाद परी अपने जादू से एक सुंदर सा गाउन अनीता के सामने प्रकट कर देती है और उससे कहती है, मैं एक जादुई परी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दी हुई हर चीज जादुई होती है। ये गाउन जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये भी कोई साधारण गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है।
इस जादुई गाउन को पहनने वाले हर इंसान की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके लिए बस इतना करना है कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस गाउन को पहनकर उस चीज के बारे में अपने मन में सोचना है और तुरंत ही वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इससे केवल तुम्हारे गाउन की इच्छा ही नहीं बल्कि जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाया करेंगी। जादुई गाउन देकर परी वहां से गायब हो जाती है और अनीता खुशी खुशी वो जादुई गाउन लेकर अपनी बेटी दिव्या को दे देती है। उस दिन के बाद से दिव्या और उसकी माँ अनीता दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।